हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। अभी सब जगह शांति है। शांति इसीलिए है क्योंकि बीपीएससी टीआरई तो अंधकार में जा चुका है, लेकिन सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आया उसके बाद क्या होगा, इसको लेके लगातार ऊहापोह की स्थिति है। आपको पता होगा कि 1,87,615 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए। अब जो ये पास कर गए तो अब क्या होगा, सबको इसी बात का चिंता है। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊंगा। अब उसमें यह है कि बहुत लोगों के मन में ये इस बात का डाउट है कि पहले काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के बाद कहीं ज्वाइन करने का ऑफर आएगा, उसके बाद स्कूल कहाँ मिलेगा, अपने प्रखंड में ही मिलेगा। देखिए, मैं आपको ये न्यूज़ के साथ ही ये न्यूज़ देने के बाद मैं आपको इसकी नियमावली पढ़ाऊंगा और नियमावली से बताऊंगा कि कैसे क्या होने वाला है। शहरी क्षेत्र में जो रिक्तियां हैं उसकी सॉफ्टवेयर में एंट्री 15 से 22 अप्रैल तक किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा ये जो प्रक्रिया है ये रैंडमाइजेशन के थ्रू होगा। मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा और इसके लिए सॉफ्टवेयर में ब्लैंक डालना पड़ेगा कि किस स्कूल में कितने पद खाली हैं। उसके बाद पहले शहरी क्षेत्रों को बुक किया जाएगा और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों को। अब जैसे पटना जिले की बात करूंगा तो सक्षमता परीक्षा में पटना जिले से 6,000 अभ्यर्थी पास हुए। अब आपको लगता होगा कि रिजल्ट तो आए इतने दिन हो गया, लेकिन आगे क्यों नहीं हो रहा है? तो रीज़न ये है कि अभी विभाग कोई भी काम करने से पहले विभाग को निर्वाचन आयोग में ये सब भेजना पड़ेगा और उसमें ये कारण बताना पड़ेगा कि क्यों अर्जेंट बेसिस पे ये करने की ज़रूरत है। अगर उसके बाद निर्वाचन आयोग स्वीकृति देती है तब ये आगे का काम होगा। पदस्थापना मतलब जो किसी और स्कूल में जाके ज्वाइन करने की प्रक्रिया तो 4 जून के बाद ही होगी, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव जो है सो शिक्षकों पर डिपेंड करता है। तो ये प्रक्रिया तो जून में ही होगी। अब एक टीआरई के बारे में बता दूं कि टीआरई में जो पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके एक केस दायर किया गया था, जिसमें अब हाईकोर्ट ने बीपीएससी से और शिक्षा विभाग से मतलब सरकार से 2 सप्ताह में उसका जवाब मांगा है। आपके मन में होगा कि ये किस बात को लेके है। बात ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब आया था उसमें डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सेकेंड मेरिट लिस्ट आया था। अब मान लीजिए कि मेरा मार्क्स सही है, कैटेगरी सही है, मुझे नहीं हो रहा है और क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ उससे ज़्यादा है और सामने वाले को हो रहा है। इसको लेके एक अभ्यर्थी ने हाई कोर्ट में गए थे और जिसको लेके वहाँ से बीपीएससी से और सरकार से जवाब मांगा गया है। अब ये देख लीजिए, यही बात है। और वो जवाबी हल्फनामा 2 सप्ताह के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो फिर कांड हो जाएगा। और कांड तो हो चुका है, एक बार तो आपने देखा बीपीएससी ने कैसा कांड किया। अब मैं आपको विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके नियोजन और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। अब मैं जो उसके आपको पॉइंट्स बताऊंगा, देखिए, इससे पहले आप या तो पंचायत शिक्षक थे, या तो आप प्रखंड शिक्षक थे, या तो जिला परिषद के नगर निकाय शिक्षक थे। लेकिन जैसे ही आप राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे, आपका ये सब संवर्ग जो है ये खत्म हो जाएगा और एक नया संवर्ग बनेगा और वो बनेगा आपका पूरे राज्य का और लेकिन जिला कैडर। तो यहाँ पे वही है, ये बात लिखा गया है कि जैसे ही योगदान आप करेंगे तो जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में आपका विलय हो जाएगा। अब इसका फायदा और इसका नुकसान समझिए। अगर आप अभी पंचायत शिक्षक हैं तो सरकार आपका चाह के भी किसी और जिले में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो पंचायत टू पंचायत ही आपका ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जब जिले, क्योंकि आपका नियोजन पंचायत के थ्रू हुआ है और आप नियोजित इसीलिए कहलाए गए हैं क्योंकि आप पंचायत संवर्ग के अंदर या तो आप नगर पालिका रहेंगे, पंचायत रहेंगे, प्रखंड रहेंगे या जिला रहेंगे। लेकिन जब आप जिला संवर्ग में आएंगे तो आपका ट्रांसफ़र कहीं भी हो सकता है जिला में। अब ये एक मेन पॉइंट था जिसको लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। अब ये देख लीजिए, अब अगर मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग तो नियोजित के रूप में हुआ था, किसी पंचायत ने किया था, प्रखंड ने किया था, लेकिन जब आप विशिष्ट शिक्षक हो जाइएगा और मान लेते हैं कि किसी पंचायत में है और आप रेजिग्नेशन देते हैं या आप सेवानिवृत्त होते हैं, तो आपके जो खाली सीट है उस पर पंचायत
या प्रखंड या नगर उस पर बहाली नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो सब पॉइंट्स खत्म हो गया। लेकिन अब मैं आपको इससे पहले भी एक बात बताया था कि आपकी नौकरी कोई नहीं ले सकता। क्यों? तब तक नहीं ले सकता जब तक नियोजित जो नियोजन इकाई है उससे एक भी शिक्षक नौकरी कर रहा। अब ये जो इसका थर्ड पॉइंट था, और यहाँ पे इसी फोर्थ पॉइंट को विलोपित किया गया। ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको कोर्ट ने हटाया है। कोर्ट हटाने से पहले सरकार उस पर एफिडेविट दी थी। कोर्ट ने से पहले इस नियोजन वाले लाइन में लिखा गया था कि अगर आप सक्षमता परीक्षा 3 बार मतलब देते हैं या विफल हो जाते हैं सक्षमता परीक्षा में तीसरे प्रयास या अवसर, तो आपका अलग से विचार किया जाएगा, मतलब आपको निकाला जा सकता है। लेकिन अब ये नहीं होगा, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और सरकार भी उससे पीछे हट गई है। लेकिन आपको 3 जिला का तो देना ही पड़ेगा। अब जिला का बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे रैंडमाइजेशन होगा। इसमें लिखा है वरीयता, मैं आपको एक और बता दूं, और वरीयता पर मैं एक और पॉइंट बताऊंगा। आप लोगों ये देख रहे होंगे कि इससे पहले जो 2020 में कार्यरत शिक्षक थे, अगर वो बीपीएससी में ज्वाइन किए तो उन्होंने अपने पुराने वाले नौकरी से रिज़ाइन करवाया गया, एनओसी लिया गया और तब वो नए वाले में आए। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी जो सर्विस बुक है उस पर डिसकंटिन्यू हो जाता। इसीलिए क्योंकि आप तो पहले से सरकार के कर्मी हैं, अलग बात था राज्य कर्मी नहीं है, तो आपके साथ क्या होगा, वीरमन वाला पत्र लिया जाएगा कि मतलब आपका सिर्फ संवर्ग चेंज होगा, आप नियोजित से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन आपके जो कैरियर है, मतलब आपका जो शिक्षक के रूप में कार्यभार है उसमें ब्रेक नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत था। अब दिक्कत ये है कि अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो जिनको जिला अलॉट होना था 90% लोगों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट हुआ है। अब प्रोन्नति का बहुत सारे शिक्षक नियोजित सोच रहे थे कि इसमें प्रमोशन का क्या है। देखिए पहले वाला जो नियोजन वाला है उसको लेके भी हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको उसमें भी प्रमोशन देना पड़ेगा, जो दिया नहीं जा रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रमोशन के लिए आपको 8 साल का समय चाहिए। अगर आप 1 to 5 के हैं शिक्षक तो आप 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, स्नातक किए हुए हैं तो। लेकिन 8 वर्ष का आपको चाहिए। मतलब अगर जिनकी नौकरी बहुत ज़्यादा बची हुई है वो आराम से प्रमोशन के रूप में यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है स्थानांतरण। ये सब इसको लेके सबसे ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति है। इनका राज्य के अंतर्गत स्थानांतरीय पद होगा। प्रारंभ में स्टार्टिंग में लिखा गया है, देख लीजिए आप लाइन, स्टार्टिंग में आपको 3 जिला मांगा जाएगा, वहाँ पे उनका आपको जिला दिया जाएगा आपके मार्क्स के हिसाब से, मतलब मेरिट के हिसाब से, और रैंडमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित होगा। अब यहाँ से अगला पॉइंट पढ़िए 10.2, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात जनहित में प्रतिबद्धता को ध्यान रखते हुए जिला के अंतर्गत आपका ट्रांसफर हो सकता है, किया जाएगा। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि के पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। मतलब अगर आप इस जिला में काम कर रहे हैं और अगले चाहते हैं कि कुछ दिनों के बाद दूसरे जिला में जाएं, तो आप जा सकते हैं जिला शिक्षक अधीक्षक पदाधिकारी के द्वारा। लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोबेशन पीरियड होगा, उसका प्रोबेशन नाम नहीं बोल सकते, पर एक पीरियड होगा कि कम से कम इतना साल आप सर्विस किए हुए रहेंगे उस जिला में, तभी आप बाहर जा सकते हैं किसी और जिला में, या अंदर भी स्थानांतरित करवा सकते हैं। इसके लिए अब यहीं पे है ऊहापोह की स्थिति कि क्या होगा। मतलब अगर आपका किसी भी तरीके से स्थानांतरण में ही दिक्कत है, देखिए किस्मत पर है। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप जिस संवर्ग में नौकरी कर रहे हैं उस संवर्ग को छोड़ के आपका रैंडमाइजेशन के आधार पर, सॉफ्टवेयर के आधार पर आपको नौकरी दिया जाएगा। अब मान लेते हैं बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को लेके है कि अगर वो काउंसलिंग करवा लेते हैं, अपना रिक्ति देख लेंगे, अगर उनके मनपसंद जगह ज्वाइनिंग आ गया तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये उम्मीद इसकी कम है, चिट्ठी का इंतजार रहेगा। कैसे उम्मीद नहीं है? मान लेते हैं कि फलाना स्कूल में 5 सीट खाली होने वाला है और आप लोग गए काउंसलिंग करवाने
और आप लोगों ने काउंसलिंग करवाया, आपको चिलाना स्कूल में दे दिया, लेकिन आप लोग गए नहीं और किसी और स्कूल से आपके स्कूल के 5 सीट जो खाली था उस पर आ गए लोग, तो क्या एक स्कूल में 10 शिक्षक हो जाएंगे? तो देखिए, इससे पहले हमको लगता है काउंसलिंग एक प्रक्रिया है। काउंसलिंग 99% आपका हो ही चुका है। कैसे? आपने जो फॉर्म भरा है ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म नहीं था। ये फॉर्म जब आप कंप्यूटर बेस्ड फॉर्म भर लिए हैं, उसके बाद आपके फॉर्म को पहले प्रखंड फिर जिला में चेक किया गया है पदाधिकारी द्वारा, लोकल पदाधिकारी के द्वारा। और इसी के आधार पर आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब फॉर्म आया था तो कितने ज़्यादा फर्जी एस्टेट, सीटेट, टीईटी के आधार पे लोग एक ही जगह पे नौकरी कर रहे थे, तो वो सब पकड़ा गया है। लेकिन काउंसलिंग का मतलब यही रहेगा कि आपको विनियमित होना पड़ेगा। तो आप ये सब ध्यान रख के देखिए, स्टार्टिंग सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के क्या होगा ये इसके बारे में अभी इस सरकार में, इस शिक्षा विभाग में कहा नहीं जा सकता। बाकी बीपीएससी टीआरई 3 को लेके कोई सूचना नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जो एग्ज़ाम कमेटी है उसको भंग करने की रूप में काम चल रहा है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।